इस मैट्रिक्स का ये चैप्टर फर्स्ट था। इसका लास्ट क्वेश्चन टाइप है ये। इसमें आपको क्या करना है, आपने ये सब पढ़ा हुआ है, आपको संक्रिया या ऑपरेशन लगानी है। ठीक है, किस तरह से आपको कोई मैट्रिक्स दी है, मैंने आपको इक्विवेलेंस मैट्रिक्स क्या होती है बता दिया। यानी कि अगर आप किसी मैट्रिक्स में इस तरह के ई ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, या ई रूपांतरण लगाकर मैट्रिक्स का रूप बदलते हैं, कुछ ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे C1 C2 को बदल दिया, C1 C3 C2 C1 जोड़ दिया, ऐसा कुछ किया, तो उससे जो भी उसमें चेंजेस आए, ठीक है, उसके चेंजेस आने के बाद भी उस मैट्रिक्स की कोई भी गुणों में चेंज नहीं आता, किसी भी तरह के गुणों में चेंज नहीं आता। यानी कि उसकी रैंक वही रहती है, उसका डिटर्मिनेंट वही रहता है, उसका इन्वर्स वही रहता है जो आएगा। क्लियर? तो ऐसी मैट्रिक्स जिनको ई रूपांतरण द्वारा दूसरे रूप, जैसे ऐसे ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है, ए और बी दो कोई मैट्रिक्स है, तो ए में ई रूपांतरण द्वारा अगर बी मैट्रिक्स प्राप्त की जा सके तो ए और बी दोनों क्या कहलाती है? इक्विवेलेंस मैट्रिक्स। तो अब हमको क्या कहा इसने कि ये जो मैट्रिक्स है इसको इस मैट्रिक्स में चेंज करो, यानी कि आपको ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्विवेलेंस है ऐसा बताना है। देखो इक्विवेलेंस, अब देखो ये सब 0 0 0, बस यहाँ पर ये आइडेंटिटी दिख रही 1 0 0 1, तो ये कितने ऑर्डर की? 2, तो ये I2, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल फॉर्म। यानी कि इसने क्या बोला कि इस मैट्रिक्स को इसके नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो दो क्वेश्चन होगा, एक तो इसने बोला कि ये और ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंस ऐसा प्रूफ करो, दूसरा इसने ये भी बोल सकते हैं कि इस मैट्रिक्स को इसके नॉर्मल कैनोनिकल फॉर्म में ट्रांसफर करो। तो ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं ये आपको बहुत सिंपल है, आपने इसकी प्रैक्टिस करी हुई है। आप जब इन्वर्स निकालते थे तब ये ऑपरेशन लगाते थे। अब आपका काम यही है, मैट्रिक्स लिखोगे, इसमें ऑपरेशन लगाने हैं। आपका काम इसको कैसे करना है, देखो आपका काम ये है कि पहले इसको 0 बनाएंगे, इसको या इसको, ठीक है, पहले इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको, फिर इन दोनों को, समझ रहे हो? पहले ये 0 बनेगा, फिर ये 0 बनेगा, और आपसे बन रहा है तो आप ये भी 0 बनाओ बोली, ठीक है। पर ये हो तो फिर आपका मेन मोटो इस पे आना चाहिए वापिस कि इसको 0 बनाओ। ये 0 बन जाए तो फिर आप इसको 0 बनाओगे, ठीक है। ये 0 बन जाए तो इसको 0 बनाओ, ठीक है। इस तरह से आपको इस तरह से चलना है कि आप नीचे वाले को 0 बनाते जाओ, नीचे वाले को 0 बनाते जाओ। तो पहले ये 0 बना, फिर ये, ठीक है, फिर इसको बनाओ, फिर आप अगर चाहो तो इन दोनों को पहले 0 बनाओ, ठीक है। अगर ये सब 0 बन जाते हैं तो फिर ये यही चीज इसके ऊपर करो, इस पंक्ति के ऊपर, ठीक है। पर ये 0 नहीं बन रहा कि भाई एक चीज बच ही रहा है, मैं कितना बार ट्राई कर रहा हूँ, एक एलिमेंट ऐसा आ रहा है जो 0 हो ही नहीं रहा, तो आप इसमें आगे ट्राई नहीं कर सकते, आप वहीं पर रुक जाओ। आप उसका लास्ट आइक्लन फॉर्म वही होगा, उसको आइक्लन फॉर्म बोलते हैं, जिसमें अपन इस तरह से इसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और अगर उसमें हम आइडेंटिटी वाली फॉर्म लाने की कोशिश करते हैं तो जैसे ये हो ही नहीं रहा, जैसे लास्ट वाला एलिमेंट चेंज हो ही नहीं रहा, भाई ये 0 बन ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये जो इस मैट्रिक्स की जो वो आइडेंटिटी बचेगी वो 3 × 3 की होगी, ठीक है। इस तरह से सबसे बड़ी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी इसकी। क्लियर? अब मैं क्या बता रहा हूँ, देखो आपका काम क्या है, हमने ऑपरेशन लगाया, C1 और C2 को इंटरचेंज कर दो, इसको और इसको इंटरचेंज कर दो, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, इस कॉलम को इधर लिख दो, इस कॉलम को इधर लिख दो, दोनों को इंटरचेंज कर दिया। फिर R3 इम्प्लाइज R3 माइनस R1, R3 में से R1 को घटाओ, चेंजेस कहाँ आ रहे? R3 में। R3 लिखा क्या? R3, यानी कि R3 में चेंजेस होंगे, R1 R2 को वापस एज लिख देना है, लिख दिया। चेंजेस किस में होंगे? R3 में। कैसे होगा? R3 में से R1 घटाओ, R3 में से R1 घटाओ, 1 - 1
0, 2 minus 0, 2, 3 minus 2, 1, 1 minus minus plus 1 plus 2, 3। फिर क्या किया, C2 बराबर C2/2, इसको 2 से भाग दीजिए। C2 को 2 से भाग दिया तो 0, 2, 1, 0, 2, 1, 2 से भाग दीजिए। फिर वापस R3 में चेंज किया हुआ कि R3 को 2 से मल्टीप्लाई करो और R2 में से घटा दो। तो ये 2 से गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो देखो ये 2, 2, 6 हो जाएगा। 2, 2, 6, ये भी 2, 2, 6 और माइनस कर रहे हैं दोनों को, तो ये क्या हो जाएगी 0। यही 0 होगी, क्यों? क्योंकि ऑपरेशन R3 में लगा रहे हैं। ऑपरेशन कहाँ लगा रहे हैं? R3 में। तो ये 0 हो गया। सिमिलरली अब क्या करेंगे, आप एक साथ 2 ऑपरेशन लगा सकते हो। एक साथ कितने लगा सकते हो? 2 ऑपरेशन लगा सकते हो। इन्होंने क्या किया, C3 प्लस 2C1, C3 प्लस 2C1, C3 प्लस 2C1 और C3 माइनस C3 माइनस 3C2, 3C2 दोनों ऑपरेशन लगाए तो जो चेंजेस होंगे वो क्या होगा, ये। क्लियर? इतना 0 हो गया। फिर R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, ये भी 0 हो गया। बाकी सब एज इट इज। फिर C2 बराबर C2 का आधा किया, यानी कि C2 का आधा किया तो 1, और C3 में भी 2 का भाग दिया, C3 में भी 2 का भाग दिया तो ये भी 1, ये सब 1 हो गए। अब C3 माइनस C1, C3 में से C1 घटा दो, चेंजेस कहाँ हो रहे हैं? C3 में। तो 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, तो सब 0 हो गया, ये बचा। तो यही तो हमको चाहिए था। अब इसमें आप कुछ कर सकते हो क्या, इन दोनों का या तो कॉलम लो या पंक्ति लो, दोनों का यूज़ करके क्या ये बचे हुए नॉन जीरो टर्म जो इनको आप और 0 कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, कितने भी कोशिश कर लो। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर नीचे कोई ऐसा और वैल्यू है ही नहीं जो नॉन जीरो हो जिससे हम इसको 0 कर पाए, और इसके अलावा भी इसके ऊपर नीचे और कोई 0 वैल्यू है ही नहीं, मतलब नॉन जीरो वैल्यू ही नहीं जिसमें ऑपरेशन लगा के हम इसको क्या बना पाए, 0। समझ रहे हो? जैसे इसमें क्या किया अपन, ये जो कॉलम था और ये जो कॉलम था, ठीक है, इसमें देखो इसका भी फर्स्ट एलिमेंट देखो, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट देखो, ये दोनों नॉन जीरो है, तो इसमें कुछ भी करके अपन 0 बना सकते हैं। इसलिए मैंने 1 माइनस 1 किया तो यहाँ 0 हो गया। पर अब इसके सामने और कुछ एलिमेंट है ही नहीं, इसके इधर भी कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसके इधर भी कोई एलिमेंट नहीं है, इससे भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है और ऐसे भी। तो किसी भी तरह से रो ऑपरेशन लगाओ या कॉलम ऑपरेशन, किसी भी ऑपरेशन में अपन इसको और चेंजेस नहीं ला सकते। यही इसका लास्ट नॉर्मल कैनोनिकल फॉर्म भी इसी को बोलेंगे, और यही आपका आइक्लन फॉर्म भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये 0 हो या यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी आपका क्या होगा, आइक्लन फॉर्म ही होगा। सिमिलरली आपको क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 4 ये आपको ट्राई करना है, और एक एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 3, ये दोनों आपके होमवर्क आपको ट्राई करना है, खुद ट्राई करना है। ठीक है, पेपर में मिस्टेक हो तो कोई बात नहीं, नया पेपर लेके वापस ट्राई करो। ठीक है, जब तक सीखोगे नहीं तब तक होगा नहीं। आपको यही करना है, क्वेश्चन को पहचानना कैसे है। अगर बोल दे कि रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन द नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक, तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और इसकी रैंक क्या होगी, इसकी रैंक जितने इसके, ये देखो ये जो भी अपन ने क्वेश्चन किया इसमें नॉन जीरो पंक्तियां कितनी है, नॉन जीरो, भाई ये तो पूरी 0 है, इसमें ये पूरी 0 नहीं, इसमें ये एक बच गया, इसमें ये एक बच गया, तो 2 नॉन जीरो पंक्तियां हैं, तो इसकी रैंक कितनी है, 2। इसकी रैंक कितनी है, 2 रैंक है इसकी। जैसे ये मैट्रिक्स मैंने कर रखी है, देखो इसका भी मैंने इसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके देखो ये लाया, सेम है, इसमें भी नॉन जीरो पंक्तियां कितनी है, 1 और 2, तो रैंक कितनी है, 2। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, इसको भी इसके नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, और जितनी नॉन जीरो पंक्तियां बचती है वही इसका क्या होगा, रैंक। ठीक है, अधिकतर चांस क्वेश्चन आने के रहते हैं कॉलम रैंक और रो रैंक से। दूसरा क्वेश्चन आने का रहता है इसका, और एक क्वेश्चन आता है लीनियर इक्वेशंस का। किसका आता है, लीनियर इक्वेशंस। इसका अगला चैप्टर है, ये आपकी इसी यूनिट का एक हिस्सा है। तो ये होते ही आपका मैट्राइसिस का एक बार
जो ये एक यूनिट है ये ख़त्म हो जाएगा। एक यूनिट और है इसका, पर वो आपके 5th यूनिट है और आपके सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, उसके हिसाब से आपके 5th यूनिट हट गई है इस साल। ठीक है, इसी साल कोरोना की वजह से टाइम नहीं रहा इतना कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो, इसलिए 5th यूनिट ये एमएलएसयू ने हटा दी। एमएलएसयू ने ये यूनिट हटा दी है, तो इस यूनिट के बारे में हम अब नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बची 4 यूनिट, जिसमें से एक यूनिट ये आपके 2-3 दिन में हो जाएगी। फिर बची 3 यूनिट जो अपन दूसरी बुक में पढ़ेंगे, जिसका नाम है ग्रुप थ्योरी। और आपने अगर बुक नहीं ली हो तो बुक लेके आ जाए। ग्रुप थ्योरी आपकी नेक्स्ट बुक होगी जिसको हम पढ़ेंगे, इसी की दूसरी बुक है। ठीक है, उसकी भी 1 या 2 यूनिट पढ़ेंगे अपन, फिर अपन नई बुक चालू कर देंगे। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशंस, इसमें क्या है कि जब एक कोई लीनियर इक्वेशंस क्या होता है ये अपन क्वेश्चन करूंगा तब आपको बताऊंगा कि जब एक कोई m इंटू एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, m इंटू एन ऑर्डर की मैट्रिक्स यानी कि m पंक्तियां और n कॉलम है, तथा x स्तंभ मैट्रिक्स हो, m क्या हो, x क्या हो, स्तंभ मैट्रिक्स जिसमें अज्ञात राशियां हो, तो ax बराबर 0, a इंटू एक्स, ए क्या है, m इंटू एन ऑर्डर की मैट्रिक्स, x कोई कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें अज्ञात राशियां हैं। तो इस तरह की इक्वेशन जिसमें a इंटू एक्स बराबर 0, यानी कि इसको समघात समीकरण बोलेंगे, क्योंकि इसमें सभी के सभी अचर राशियों के मान क्या है, 0। सभी के सभी अचर राशियों के मान क्या है, 0। ठीक है, तो देखो इस तरह की आपको इक्वेशंस दी होगी, ये सब लीनियर इक्वेशन, ये सब क्या है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, इसमें x1 x2 x3 ये 3 क्या है, अज्ञात राशि। ये 3 क्या है, अज्ञात राशियां। ये अज्ञात राशियां, इनके ऊपर स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर, क्यूब, घात 4 इनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए गुणे में। ठीक है, किसी भी तरह से भी, यानी कि x1 इंटू x1 तो यानी कि x1 स्क्वायर, x1 क्यूब, x1 पावर 4, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1। सबकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1। देखो सबकी पावर 1 है। कोई भी आपस में भी गुणा नहीं होना चाहिए, जैसे x1 x2 का गुणा भी नहीं होना चाहिए, x2 x3 का भी गुणा नहीं होना चाहिए, x3 x1 का भी कहीं एक साथ गुणे में दोनों नहीं होने चाहिए। ठीक है, और वो इसमें आपको कहीं मिलेंगे भी नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन की यही रूल है कि इसमें पावर 1 होती है और इनके अचर राशि आपस में गुणा किए हुए किसी एक टर्म में या किसी एक पद में नहीं होती। क्लियर। अब ये चीज क्लियर हो गई तो एक और चीज देखो कि होमोजीनियस इक्वेशन कैसे है। होमोजीनियस इक्वेशन कब होगी कि भाई आपने अभी तक एक्स वाई जेड इक्वेशन किस में पढ़ी हुई, समीकरण किस में पढ़े हुए, एक्स और वाई में पढ़े हुए हैं। तो एक्स प्लस वाई यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। सी यहाँ पे क्या होता है, अचर राशि होती है, इसमें एक्स और वाई होते ही नहीं है। ठीक है, वैसे ये भी आपके वेरिएबल ही है एक्स वाई जेड तरह से। तो अगर इसमें कोई अचर राशि हो और वो अगर शून्य हो, ठीक है, देखो अचर राशि क्या है, शून्य। ये x1 x2 x3, x1 प्लस ये 2 जो है वो कांस्टेंट या अचर राशि नहीं, मतलब अचर राशि यानी कि समझ रहे हो, ये जो है ये किसी चर राशि, क्योंकि इसमें चर है। अचर राशि उसमें यानी कि चर नहीं होना चाहिए। ये 2 तो है इसमें, ये 2 अचर है, पर 2 के साथ ये चर राशि होने से ये पूरी राशि कैसे हो गई, चर राशि। यानी कि अगर ये 2 अकेला होता है यहाँ पे तो मैं इसको क्या बोलता, ये अचर राशि है। तो यानी कि अगर यहाँ बराबर में 2 होता, 1 होता, 3 होता तो मैं इसको बोलता ये अचर राशि है। यानी कि किसी भी लीनियर इक्वेशन में अगर अचर राशि नहीं हो तो ऐसी लीनियर इक्वेशन समघात लीनियर इक्वेशन कहलाती है, समघात समीकरण कहलाती है, समघात समीकरण कहलाती है। तो यही है। इसी को कैसे लिख सकते हैं, इसी को ऐसे लिख सकते हैं। इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ए एक्स बराबर 0, जहाँ पर ए तो क्या है, यहाँ एम इंटू एन इंटू की मैट्रिक्स है, एक्स क्या है आपके x1 x2 x3 की कॉलम मैट्रिक्स है। कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा, आपने पढ़े भी हुए हैं ये क्वेश्चन। तो इसमें करना क्या है, देखो एक एक मैं नियम भी बहुत पढ़ूंगा, जैसे जैसे करूंगा। आपको इसमें से मैट्रिक्स बनानी है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1, दूसरा क्या है -1, तीसरा क्या है 1, 1 प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1
प्लस का 3, ये तो आपकी क्या बन गई मैट्रिक्स ए। ये क्या बन गया आपके मैट्रिक्स ए। अब बनेगी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स यानी कि एक्स बराबर कॉलम मैट्रिक्स कैसी होगी, ऐसे खड़े डब्बे जैसी। उसमें क्या लिखोगे आप, x1 x2 x3, यानी कि ऐसे x1 x2 x3 और यहाँ ब्रैकेट बंद, ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स। तो x1 x2 x3 ये कॉलम बंद, ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स x हो गई। बराबर में जीरो यानी कि ये सब जीरो। समझ गए। तो इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। फिर इसके बाद आपका काम क्या है, वही काम है जो अभी आपने वापस इक्विवेलेंस मैट्रिक्स में किया था। करना क्या है आपको, इसको आपको रिड्यूस करके किस में लाना है आइक्लन फॉर्म में। किस में लाना है, आइक्लन फॉर्म। उसमें अपन क्या कर रहे थे, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, यानी कि 1 1 0 आइडेंटिटी लाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें आपका काम यही है कि आपको इसको ट्राइंगुलर रूप से, ट्राइंगुलर यानी कि त्रिभुज की तरह से जीरो बनाना है। पहले इन्होंने क्या किया, देखो ये इक्वेशन दी थी, ये मैट्रिक्स दी थी। इस मैट्रिक्स में देखो इन दो टर्म को जीरो किया, इन दो को जीरो किया, पहले ऑपरेशन लगाए दोनों से ये चीज जीरो हो गई, ये जीरो की। फिर इसने बोला कि ये ट्राइंगल कब बनेगा, जब ये एलिमेंट जीरो हो जाए ये ट्राइंगल बनेगा। तो इसने फिर इस एलिमेंट को जीरो किया, इस एलिमेंट को जीरो किया। अब इसने क्या कहा कि भाई इस पंक्ति में दो एलिमेंट तो जीरो हो गए, तीसरा जीरो हो सकता है क्या, तीसरा जीरो हो सकता है क्या। इसने इस तीसरे एलिमेंट के लिए इस R3 रो के ऊपर ऑपरेशन लगा के ट्राई किया कि इसको जीरो बनाऊं इन दोनों की हेल्प से। तो इसने ट्राई किया पर ये जीरो नहीं बना, क्या आया 1, यानी कि इसको अब ये इससे ज़्यादा आगे नहीं कर पा रहा है जीरो। तो अब यही इसकी क्या हो जाएगी, आइक्लन फॉर्म। यही इसकी क्या बन जाएगी, आइक्लन फॉर्म। समझ गए। अब दूसरी बात, ये इसकी आइक्लन फॉर्म है। अब ये इसको फर्दर आगे सोल्व नहीं कर पा रहा है ऑपरेशन के थ्रू। तो इसकी देखो नॉन जीरो पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 3, तीनों की तीनों नॉन जीरो है। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई, इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई 3, और रैंक को R से लिखते हैं। तो R बराबर 3। हमने जो डेफिनेशन पढ़ी इसमें m और n क्या था, m तो पंक्तियों की संख्या और n कॉलम की संख्या। तो m कितने हैं 3 और n भी कितने हैं 3, दोनों 3 ही, 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो स्थिति 1 कि जब m और n बराबर हो, यानी कि 3 3 आ रहा है, तथा मैट्रिक्स कैसी हो, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लो, वो भी नॉट इक्वल टू जीरो ही आएगा। ठीक है। तो इस मैट्रिक्स के जो हल होंगे, यानी कि इस लीनियर इक्वेशंस के जो हल होंगे इनके, वो कैसे होंगे, अद्वितीय हल। और वो भी क्या होंगे, केवल यही होंगे, x1 x2 x3 सबका मान क्या होगा, जीरो ही होगा, सबका मान जीरो ही होगा। तो अगर ये कंडीशन डायरेक्ट सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि आपने निकाला रैंक कितनी है 3, ठीक है, और m और n बराबर भी हैं, यानी कि कॉलम और रैंक की संख्या बराबर भी है, ठीक है, और अज्ञात राशियों की संख्या 3। तो इस कंडीशन में x1 x2 x3 कैसे होंगे, अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल, सबकी वैल्यू जीरो आ रही है, तो यही होगा आपका अद्वितीय हल। ठीक है, समझ में आ गया। अब हल भी कैसे निकाला देख लो पहले। ये जो है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, यानी कि मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ। ठीक है। फिर ये x1 x2 x3 जो जैसे अपन ने इसको ऐसे लिखा ना, वैसे वापस इसको ऐसे लिखो तो x1 माइनस x2 प्लस x3। फिर पहली टर्म तो जीरो, यानी कि ये जीरो। फिर यहाँ 3x2 माइनस 2x3 बराबर जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, दो जीरो है ना। फिर लास्ट वाला बचेगा क्या, सिंपल 1 है, ठीक है ना, 1x3 बराबर जीरो, यानी कि ये तो जीरो, और x3 बराबर जीरो, x3 बराबर जीरो, ये तो पहले से जीरो है। x3 में ये जोड़ देंगे तो क्या, जीरो जीरो जोड़ देंगे तो जीरो, कुछ फर्क करता है क्या, नहीं करता फर्क। तो x3 का x3 रहेगा, x3 बराबर जीरो, यानी कि x3 की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। x3 जीरो इसमें रखोगे तो x2 की वैल्यू भी जीरो, x2 और x3 जीरो आ गए, इन दोनों को यहाँ रखो तो x1 की वैल्यू भी जीरो। तो इस तरह से अगर ये मैट्रिक्स में ऐसी n वेरिएबल भी होते हैं, सबकी वैल्यू क्या आती, जीरो ही आती। क्लियर हो गया। तो इस तरह से इसको ट्राई करना है। तो इसका एक एग्जाम्पल नंबर 2 है,
वो मैं आपको इसमें एक बार दिखा देता हूँ। ये x प्लस 3y माइनस 2z बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 4z बराबर 0, x माइनस 11y प्लस 14z बराबर 0। इसमें अभी आप मैट्रिक्स बनाओगे, इसको इसके आइक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। अगर नीचे वाली पर लास्ट वाली पंक्ति 0 हो जाए तो सेकंड वाली पंक्ति पर कॉन्सेंट्रेट करके उसको 0 बनाने की कोशिश करोगे। नहीं होती तो जितनी नॉन ज़ीरो पंक्तियाँ होगी वही उसका क्या होगा, रैंक। और एक बार ये चेक करके देखो, ठीक है। ये चेक करके देखोगे तो आपके पास ये 3 कंडीशन आती है लास्ट में। ये 3 कंडीशन आती है लास्ट में। तो अगर m ग्रेटर देन n हुआ, यानी कि पंक्तियों की संख्या इससे ज़्यादा हुई और रैंक जो आ रही है वो इससे कम है, इससे क्या है, कम या इसके बराबर, तो भी इस निकाय का अद्वितीय हल यही होगा। कब? देखो, m बराबर n हो और m की यानी पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या से ज़्यादा हो। इन 2 कंडीशन में ये सेम हल होता है। और अगर उल्टा हो जाए, m कम और n ज़्यादा हो जाए, तो इसका हल क्या होता है, इसमें ये बोलेगा आपको कि इसमें ये जो n होता है इसमें से रैंक घटा दो। ये जो n होता है इसमें से जो बड़ा है, जिसमें यानी कि जो कॉलम की संख्या है उसमें से r घटा दो, रैंक घटा दो, तो जो वैल्यू प्राप्त होती है वो क्या होती है, वो उसके उतने li हल होंगे, उतने li सॉल्यूशन होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, जिनके हल कितने होंगे, जिनमें अनंत हल प्राप्त होंगे, जिससे हमको अनंत हल प्राप्त होंगे। इसका एक एग्जाम्पल करेंगे अपन, ठीक है। आपको तो बस अभी एग्जाम्पल नंबर 2 देखना है, फिर अपन आगे देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी।